हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और इस जो रिजल्ट है इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है आपका 13.2। तो पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, फिर वही से हम डिफाइन करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी ये यूज कहाँ पे होता है या बेसिकली इसका यूज कहाँ पे होगा ये हमें समझना है। तो देखिए मान लीजिए एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसका सैंपल स्पेस क्या है S। अब इस S से एसोसिएटेड दो इवेंट्स है E एंड F। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट्स अगर इस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड हैं तो मैं E इंटरसेक्शन F ना ये इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूं, ठीक, तो एक तो रूल है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो आपको पता है P ऑफ A E यूनियन F दिस इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये था, यहां से हम ये निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। बट हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं कहां पे कि जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए ये तो स्ट्रेट रिजल्ट है एडिशन थ्योरम पे, लेकिन ऐसा केसेस जहां पे E और F की अगर मैं बात बोलूं तो F अगर पहले से ही हैपेंड है, पहले ये अकरेंस है, इसका मतलब ये पहले हो चुका है, तो E की प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात बोलूं तो जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस है, मतलब E की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करे F जो है ना इवेंट इसके होने ना होने पे। मतलब जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला केस ऐसा कुछ हो और उस केस में ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो एडिशन थ्योरम नहीं लगेगा, फिर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब नोटेशन जो है बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में, अब E इंटरसेक्शन F बार बार ना लिख के इसी को मतलब E इंटरसेक्शन F का दूसरा नोटेशन क्या होगा EF, ये लिखते हैं। मतलब जब भी आपको मिले चाहे एग्जाम में या बुक में, इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है E इंटरसेक्शन F का। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये दो नोटेशंस है। अब चलिए, अब मैं समझा पाया कि कहां पे ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगता है, जहां पे हमें दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना हो और वहां पे क्या है कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे, मतलब दूसरे इवेंट के होने ना होने पे डिपेंड करे, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो, पहली चीज। अब चलिए मैं पूरा ये थ्योरम ही आपको बता देता हूं। तो मैं एज्यूम करता हूं कि लेट E and F be two events associated with the sample space, मान लेता हूं with the sample space S। अब ये सैंपल स्पेस किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड होगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहां पे आता हूं, मैं डिराइव करने जा रहा हूं ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो वी नो दैट अगर मैं E की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालूं गिवन F, तो इसका फार्मूला आपको पता है क्या होता है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई P ऑफ F। प्लीज चेक करिएगा, जहां पे P ऑफ F जो है वो नॉन जीरो है, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी P ऑफ F मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, ठीक है ना। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक। उसी तरीके से सिमिलरली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E ना, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F
डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे गिवन क्या है ई ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो अगेन यहाँ से पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई पी ऑफ एफ गिवन ई। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया 2। तो ध्यान दीजिएगा यहां से मैं देख रहा हूं कि ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहे मैं इससे निकालूं या इससे निकालूं तो 1 और 2 को ही क्या बोलते हैं, 1 एंड 2, ये दोनों, कोई एक भी लेंगे चलेगा, मतलब दोनों को ही क्या बोलते हैं। सो दिस आर नोन एज क्या, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम या रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक, आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, केयरफुली याद तो करना ही करना है आपको, इसको रटना है ये जो फार्मूला है, बट समझ के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर आपके दिमाग में है तो वहां से ये डिराइव कर सकते हैं इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो ये कहां पे लगेगा, जहां पे आपको लगे ना कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है ना दूसरे के होने ना होने पे वो इफेक्ट डालता है या डिपेंड करता है, ठीक है ना, तो उस केस में ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे जहां पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल करता हूं और ये एग्जांपल मैं आपके एक्सरसाइज का ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे मैं इसको नहीं करूंगा, यहीं पे कर देता हूं। तो ये है एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना, का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लूं फिर सॉल्यूशन पे वापस आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे, एक्सरसाइज जब मैं करूंगा तो वहां पे सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं यहीं पे बता देता हूं। मैं इसलिए कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या बोला है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यहां पे लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक, अब यहां पे ध्यान दीजिए, पहली चीज कि जैसे ही अगर ये लिख देता ना कि विद रिप्लेसमेंट, तब फिर आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगता। ध्यान दीजिए क्या मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये 52 मान लीजिए ऐसे प्लेइंग कार्ड है। अब इसमें एक कार्ड आप पहले खींचेंगे, इसका मतलब ये हुआ जब ये कार्ड खींच दिए तो जब पहला कार्ड खींच रहे हैं तो टोटल कितने हैं, सिंपल स्पेस की अगर मैं बात बोलूं कितने कार्ड्स हैं, 52। अगर ऐसे में बोलूं कितने कार्ड्स हैं, 52, पहले ये समझिए। अब ये जो कार्ड है पहला वाला वो खींच के मैंने बाहर रख दिया, तो जब खींच के बाहर कर दिया तो जब दूसरा कार्ड खींचूंगा ना तो अब मेरे पास 52 नहीं होंगे। जब सेकेंड कार्ड खींचेंगे तो यहाँ पे कितने कार्ड्स बचे हुए हैं, 51। तो अब 51 कार्ड्स बचे हैं ना, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो सेकेंड कार्ड मैं खींच रहा हूं, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या करेगी, डिपेंड करती है पहले वाले कार्ड के खींचने पे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है ना कि एक कार्ड खींचा आपने फिर दूसरा कार्ड खींचा, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये दोनों कार्ड जो होंगे ना वो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। दोनों कार्ड जो होंगे वो ब्लैक होंगे। प्लेइंग कार्ड्स हमने बहुत डिटेल में सीखा, क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में प्लेइंग कार्ड समझाया है। अगर आप देखे हैं, खेले हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, मेरी तरह अगर आप बचपन में खेले हैं कार्ड तो तब तो आप बहुत बेटर तरीके से जानते हैं। बट अगर नहीं खेले हैं, नहीं कभी देखे हैं, तो मैंने क्लास 11th पे पूरा कार्ड्स के बारे में बताया है। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं इसमें मेन जो कलर की बात करिए तो 2 ही कलर मेन होते हैं, एक होता है ब्लैक, ठीक है ना, और एक होता है क्या, रेड। 2 ही कलर होते हैं। ब्लैक कार्ड 26 होते हैं और 26 जो है आपका क्या फ्रेंड्स, रेड कार्ड्स होते हैं। अब चलिए यहां पे जो पूछ रहा है ना दोनों कार्ड्स, तो मान लीजिए पहला कार्ड जो है वो ई है और दूसरा कार्ड खींचते हैं वो क्या है, एफ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है ना कि दोनों कार्ड्स ब्लैक होंगे, मतलब क्या है यहाँ पे ई एंड एफ बोथ आर ब्लैक।
सो दैट मीन्स अल्टीमेट आपसे पूछ क्या रहा है ये ना, ई इंटरसेक्शन एफ ना, मतलब ये दोनों क्या हो, ब्लैक। अगर कलर वाइज बात करें तो दोनों क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए, तो अल्टीमेट यहां पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो क्या, ई इंटरसेक्शन एफ ना। तो चलिए अब मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो आप ये लिखेंगे, लेट ई एंड एफ डिनोट द इवेंट्स that first and second card drawn are black respectively। ठीक, मतलब पहला कार्ड खींचते हैं वो ब्लैक होगा उस इवेंट को ई, और दूसरा कार्ड भी खींचते हैं वो भी ब्लैक होगा, तो उस इवेंट को जो है मैं क्या बोलता हूं, एफ। तो हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, वी हैव टू फाइंड आउट क्या, ई इंटरसेक्शन एफ ना, यही निकालना है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपको निकालनी है कि पहला कार्ड जो खींच रहे हैं वो भी ब्लैक, दूसरा कार्ड भी खींच रहे हैं वो भी ब्लैक। अब ध्यान दीजिए, पहला कार्ड जो खींच रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरा जो कार्ड खींचेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पे क्या निकालेंगे आप, ध्यान दीजिए, पहले यहां फार्मूला लिख लिया करिए। जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहां पे लगाना है, क्योंकि एफ जो है ना, सेकेंड कार्ड जो खींच रहे हैं वो एफ है, तो मुझे यहां पे एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन ई, ये और ये क्या होगा, हमने किया था पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी ऑफ ई। तो यहां से इसी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, फार्मूला से पी ऑफ ई इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। बस फ्रेंड्स, ठीक है, ये निकाल लेना है। अब लॉजिक से आप निकालेंगे, कॉन्सेप्चुअली आप जाएंगे, तो चलिए ये फार्मूला कोने में आपने लिख लिया, तो अब मैं आता हूं नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्लीज चेक करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये क्या हो जाएगा, ई को फेवर करने वाले जितने आउटकम्स या जो कार्ड है ना, ये बोलिए, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में टोटल साइज, सैंपल स्पेस की साइज। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला था ना 50, देखिए टोटल कार्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं 52, तो ये अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, याद करिए, 52 मैं बताया था 52C1, तो ये 52 ही आता है। तो सैंपल स्पेस में की साइज की अगर मैं बात बोलूं तो कितना आता है, ये टोटल 52। अब जिसमें 26 जो है ब्लैक होते हैं और 26 जो है रेड से हमें लेना देना नहीं है, तो फेवरेबल इवेंट इसके लिए क्या होंगे, इस 26 में से कोई भी एक कार्ड आ जाए, दैट मीन्स 26 डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस में 52, तो कितना आ जाएगा, ये 26 टूजा होता है 52 ना, तो ये आ गया 1/2, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिए यहां पे नाउ फार्मूला तो मुझे पता ही है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एफ की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मतलब दूसरा जो कार्ड खींच रहा हूं वो भी ब्लैक हो, और यहां पे गिवन ई, मतलब पहला कार्ड ऑलरेडी जो खींच चुका हूं वो ब्लैक है, और दूसरा कार्ड खींच रहा हूं वो भी ब्लैक होगा, तो यहां पे वो जो चाहे तो आप फार्मूला लिख सकते हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बट बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक कार्ड यहां से खींच लिए ब्लैक, तो कितना कार्ड ब्लैक बचेंगे 25, तो डायरेक्ट आप करिए 25, और यहां पे ध्यान दीजिए अब टोटल 52 नहीं कार्ड होंगे, एक निकाल के बाहर कर दिया आपने, तो टोटल कितना होगा 51। ध्यान दीजिएगा, तो एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन ई, मतलब सेकेंड कार्ड जो है वो ब्लैक कार्ड हो, गिवन है कि पहला कार्ड जो ऑलरेडी खींच चुका हूं वो भी ब्लैक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई दिस। सो अब मैं आता हूं नाउ वी है, अब सीधे मैं लिखूं बाई, ये तो मैं लिखा, यही तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, सो बाई मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी
ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है ना, दिस विल बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, अब इक्वेशन 1-2 का यूज कर लीजिए। ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका 25/51 है। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर 25, नीचे 5, ये 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जा रही है, 25/102। कितना अच्छा क्वेश्चन था और कैसे ये अप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। होपफुली अब आपके पास ये क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। तो क्वेश्चन जब भी देखिए और इस तरह से बोले ना कि दो कार्ड्स या कोई दो इवेंट्स अगर आप लेते हैं, एक इवेंट पहले हो चुका है अगर, तो उसका इफेक्ट दूसरे के होने ना होने पे है, और आपसे पूछे इंटरसेक्शन, दिमाग में आया कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे। और ये रूल आप देखिए कैसे हमने स्मार्टली इसको लगाया। तो ये था फ्रेंड्स मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको आपको समझना है। अगर इसको क्लियरली समझ गए तो आगे की जो एक्सरसाइज है 13.2 उसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, तो आप कर ले जाएंगे। अब यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स पे मिलेंगे। तो ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट बिफोर दैट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया आपके पास क्लियरली पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए भी जरूर एक कमेंट ड्रॉप करेंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपका एप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और मेरा जो मोटिव है मैंने आपको बताया, मास में क्वालिटी वीडियोज पहुंचाना। तो मेरे इस मोटिव में आप सहयोग करें, बस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल ये वीडियो छोड़िए, चैनल छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करें और खुद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स डिफिनीशंस, और उसके तुरंत बाद हम स्विच कर जाएंगे एक्सरसाइज पे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।